नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम वितान कक्षा 12वीं से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि संस्मरण है, यात्रा वर्णन है, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। ये एक इतिहास का विषय है, एक सभ्यता के बारे में जानकारी है। सभ्यता क्या होती है ये पहले समझ लेना चाहिए। बच्चों, सभ्यता में ये बताया जाता है कि जिस समय उस सभ्यता के लोग थे, उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका व्यापार व्यवसाय क्या था, वो किस धर्म को मानते थे, खेल के कौन कौन से साधन थे, मनोरंजन किस प्रकार किया करते थे, पहनना ओढ़ना क्या था, ये सारी बातें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी ही एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले मानी जाती है। और उसकी खुदाई के स्थल 1921-22 में हमें प्राप्त हुए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगरों की खुदाई की गई, जिसमें जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे विशाल महान नगर माना जाता है। टीलों पर बसा हुआ है, इसके लिए उसका नाम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसको देखने के लिए बड़े बड़े पुरातत्विकवेत्ता, इतिहासकार, साहित्यकार और बड़े ज्ञानी लोग वहां उसका निरीक्षण करने जाते हैं। उसमें ही हमारे साहित्यकार लेखक ओम थानवी भी एक बार वहां गए थे। उन्होंने उनके बारे में, जो वहां की व्यवस्था थी, उसके बारे में सजीव चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया है। बच्चों, आज मैं सरल भाषा में और कम शब्दों में ये पाठ समेटने की कोशिश करूंगी, ताकि आपकी एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे और पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप अंत तक बने रहिएगा। बीच बीच में मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछती रहूंगी, बताती रहूंगी, ताकि ये पाठ एग्जाम के लिए एकदम आपकी मस्तिष्क में तैयार हो जाए। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो मोहनजोदड़ो ये घूमने जाते हैं, वहां देखते हैं, यात्रा वर्णन अपना बताते हैं इसमें कि किस तरह की वहां की व्यवस्था है। अभी भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने जो स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई का जो स्थल था वो हड़प्पा ही था। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान में ये दूसरा खुदाई का स्थल मिला, जो कि है मोहनजोदड़ो। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आपने शायद देखी होगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल मतलब तांबे के यंत्र औजार ज्यादा प्रयोग किए जाते थे, इसके लिए ये ताम्रकालीन सभ्यताएं जितनी भी हुई, उनमें मोहनजोदड़ो का भी नाम आता है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांड मतलब जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर चित्रकला मौजूद थी। मुहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। तो देखो, मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या मिले, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है और विस्तार से भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना आपको। बड़ी तादाद में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इमारतें मिली, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां मिली, चाक पर बने चित्रित भांड और मोहरे, साजो सामान, खिलौने, ये सब मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गई।
तो उसी समय जॉन मार्शल के नेतृत्व में रेल लाइन का कार्य चल रहा था। जब रेल लाइन की खुदाई हो रही थी तभी ये दो नगर मिले थे। कब? 1921-22 में। तो हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई वो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। इतनी सारी जानकारी मैंने इन दोनों महानगरों के बारे में आपको बताई है। ध्यान में रखना, क्योंकि ये इतिहास के भी पाठ हैं और आपने शायद पढ़ा भी होगा, इनकी जानकारी आपको होगी, लेकिन नहीं है तो भी एक बार फिर से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर की में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, क्योंकि महानगरों उनको ही महानगर कहा जाता है जो कि 50,000 से ऊपर, मतलब 1 लाख से ऊपर आबादी है। लेकिन ये 5,000 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो 5,000 साल पहले कोई नगर में 85,000 जनसंख्या होना मतलब कहीं ना कहीं एक महानगर की परिभाषा देता है। तो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या कम से कम भी, अधिक से अधिक और कम से कम 85,000 थी। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची पक्की दोनों ही तरह की ईंटों के बने हुए थे। जो टीले बनाए गए थे वो कच्ची पक्की ईंटों के बनाए गए थे, और उन टीलों पर ये नगर विराजमान था। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर जाए। कभी बाढ़ वगैरह आए तो सिंधु नदी थी, क्योंकि सिंधु नदी के सहारे बसे थे ये नगर, इसलिए उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो उसका पानी कभी बाढ़ के रूप में आए तो नगरों को नुकसान ना हो, इसके लिए मोहनजोदड़ो जो नगर था उसको कच्ची पक्की ईंटों के टीले पर बसाया गया था। आगे लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की खूबी ये है कि ये इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। मतलब आज भी आप जाओगे, भले ही वो खंडहर है, टूटे फूटे कचरे के समान लगते हैं, लेकिन आज भी वहां की जो टूटी फूटी दीवार है उसके सहारे आप पीठ टिकाओगे तो अपने आप को सुस्ताता हुआ महसूस करोगे। आज भी आपको लगेगा कि मैं किसी जाने माने शहर में आ गया हूँ। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर, देहरी मतलब चौखट पर पांव पांव रखोगे, मतलब वहां जो खंडर के रूप में जो घर खड़े हुए हैं उनकी चौखट पर अगर आप पांव रखोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि मैं सही में रसोई घर में खड़ा हूँ। मतलब दिमाग में यह आएगा कि यहाँ पकवान बन रहे होंगे और लोगों ने पकवान के स्वादिष्ट टेस्ट लिया होगा, तो वो गंध भी महसूस कर सकते हो। कहीं ना कहीं उसमें जीवंतता महसूस करोगे आप वहां जाकर, उस स्थान पर जाकर। तो इस तरह से लेखक अपने अनुभव बता रहे हैं। सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हो जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उस अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक सकते हैं। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ऊंचाई पर महसूस करोगे और ऐसे लगेगा कि यहाँ से आप इतिहास को नहीं देख रहे, जबकि उसके भी आगे, उसके भी पार आप पहुंच गए हो। फिर आगे बताते हैं कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप मतलब जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे जहां पर, तो वो बना हुआ है।
मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर, जीर्ण शीर्ण मतलब टूटा फूटा कमजोर टीले पर बना। ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता जब बिखर गई थी उसके बाद ये एक टीले पर बनाया गया था। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। तो 26 सदी मतलब 2600 साल पहले की पुरानी ईंटों से ये स्तूप बनाया गया। और कितने फीट ऊंचे, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि चबूतरा कहाँ पर मिला, कितने साल पहले ईंटों पर बनाया गया, और क्या चबूतरे पर क्या बनाया गया था। तो बौद्ध स्तूप तैयार किया गया, और ये जीर्ण शीर्ण टीले पर मतलब एक टूटे फूटे टीले पर ऊपर बनाया गया। कहाँ? 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर, और 2600 साल पुरानी ईंटों से बनाया गया। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि राखलदास बनर्जी 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ मतलब जानकारी मिली कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी, और ये जो बौद्ध स्तूप बना हुआ था इसके चारों तरफ जब खुदाई शुरू की तो उनको पता चला कि यहाँ ईसा पूर्व के भी निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीरे धीरे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया मतलब इराक की जो सभ्यताएं हैं इन प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जब खोज हुई और खोज करते करते ये पता चला कि ये सभ्यताएं भी उतनी, ये सिंधु घाटी सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है जितनी की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया, और पता चला कि ये सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, और जिसके नगर की हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका खुदाई कार्य किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्यभार संभाला था राखलदास बनर्जी ने 1922 में। आगे लेखक बताते हैं, पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। कौन से स्तूप पर? बौद्ध स्तूप जो बना हुआ था 25 फीट ऊंचे एक टीले पर, टूटे फूटे टीले पर। तो ये मतलब बंगले से निकलकर सर्पिल पगडंडी क्या होती है कि जैसे सांप बल खाते हुए चलता है वैसे ही एक रास्ता ऐसा बना हुआ सर्पिल आकार का, उसमें से हम निकले। पहली झलक में हमने अपलक कर दिया। अपलक मतलब पलक, बिना पलक झपके हमने वो सब देखा नजारा। क्या देखा? इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है, और यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें वृत्त चित्र देखे हों। देखना अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेते तब तक उसको देखना नहीं समझा जाता। वो तो सिर्फ आंखें झपकने जैसा ही एहसास दिलाती हैं। तो विद्यार्थियों, मन करता है कि वहां एक बार अवश्य हमें जाना चाहिए और उस जगह का निरीक्षण करना चाहिए, और किस तरह से लेखक बताते हैं कि उसका एहसास कैसा होता है वो हमें भी एक बार अनुभव करना चाहिए उस यात्रा का। तो लेखक के लिए ये जो बौद्ध स्तूप था ये एकदम से रोमांचक भी था, और वो बताते हैं कि यहाँ जाकर पल भर के लिए धड़कन थम सी जाती है। इस तरह का मतलब देखते ही जैसे पलक झपकाए ही ना, इस तरह से बना हुआ है। फिर आगे देखो, लेखक बताते हैं कि मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई।
तो उस समय जब ये घूमने गए थे, यात्रा पर गए थे, उस समय का मौसम बता रहे हैं कि बहुत ठंडी पड़ रही थी तब, और लेकिन दोपहर में धूप भी बहुत तेज थी। ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड ज्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, मतलब वो दिखती है कि कितनी धूप है। सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। तो इस तरह की धूप वहां पड़ती है कि एकदम हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। जबकि राजस्थान की धूप हम सामने सामने देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की धूप हम देख नहीं पाएंगे इस तरह से। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजर दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं, जेहन मतलब अपने मन में इस तरह से ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े। तो हमारे जहन में बैठ जाते हैं वहां के दृश्य, और बार बार वहां के दृश्यों को देखने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि वो तस्वीर हमेशा के लिए हमें याद रहेगी। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। तो गढ़ किसको कहा गया है मोहनजोदड़ो में, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना, गढ़ जो स्तूप बौद्ध स्तूप बना हुआ था चबूतरे के ऊपर, उसको पुरातत्व के विद्वान, पुरातत्ववेत्ता क्या होते हैं, जो खोज कार्य करते हैं, तो वो मानते हैं कि इसको गढ़ का, उन्होंने गढ़ कहा इसको। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया के मोहनजोदड़ो ने दिखाया? तो मतलब यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि जो चबूतरा बना हुआ था और उस पर बौद्ध स्तूप जो था, तो उसके अंदर चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे। सत्ता केंद्र मतलब जो कि पूरा संभालने वाला मंत्रिमंडल होता था, वो इस चार दीवारी के अंतर्गत होता था, चाहे वह राज सत्ता हो या फिर धर्म सत्ता। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे वहां पर, तो चाहे वो राजकाज संभालने वाली सत्ता हो सकती है या फिर धर्म के बारे में बना हुआ गुट या समूह हो सकता है। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे, और ये जो गढ़ था, जो बौद्ध स्तूप को जहाँ पुरातत्ववेत्ताओं ने गढ़ बोला है, इससे काफी दूर दूसरे शहर बसे हुए थे। तो क्या ये रास्ता भी दुनिया को, तो ये जो आज राज सत्ता है, मंत्रिमंडल है, तो ये सब भी क्या मोहनजोदड़ो से सीखने को मिला था दुनिया को? ये यहाँ लेखक बताना चाहते हैं। तो देखो यहाँ का मतलब बौद्ध स्तूप का चित्र बताया गया है कि किस तरह से कच्ची पक्की ईंटों पर एक चबूतरा बनाकर उसके ऊपर ये बौद्ध स्तूप बनाया गया है। एकदम शानदार, देखने लायक है विद्यार्थी मित्रों। जरूर यहाँ पर हमें कभी न कभी जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए वहां पर जाकर। सभी अहम और अब दुनिया भर के प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे की यानी पश्चिम में है। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। तो देखो चबूतरे के पश्चिम में क्या क्या है और पूर्व में क्या क्या है, ये लेखक ने बताया यहाँ पर कि इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार, ये सब पश्चिम भाग में है। ये अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है, कि मतलब सारी चीजें इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, कि उनका तो सिर्फ रीडेवलपमेंट में ही प्रयोग हो सकता है। उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो क्या चीजें थी। जबकि एक वास्तु कौशल का एक उदाहरण ये महाकुंड ही बचा हुआ है, जो कि पश्चिम में है पूरे। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन एक मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता बताई है।
इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कि चबूतरे को देखकर नीचे की साइड में जब आप ऊपर चढ़ेंगे 25 फीट ऊपर और फिर देखेंगे नीचे कि नगर किस तरह से बसे हुए थे, उनके बसाने का तरीका क्या था, उनका प्रारूप क्या था, मॉडल क्या था। इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी हैं। तो इन खंडहरों से भी हमें पता चल जाता है कि उस समय की नगर की बसावट की व्यवस्था कैसी थी और किस तरह से बसाए गए थे। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। तो जो सड़कों की व्यवस्था उस समय की बताई गई है, उसको वास्तुकारों ने ग्रिड प्लान कहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की एक विशेषता ये बताई कि नगर नियोजन, नगरों की बसाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। खंडहरों से भी हमें पता चल जाता है कि उस समय की नगर व्यवस्था कैसी थी। और दूसरी, यहाँ की सड़कें सीधी होती थी या फिर आड़ी, और वास्तुकार उन्हें ग्रिड प्लान कहते थे। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। आज की मतलब सड़क व्यवस्था है, सड़क बनाने का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं उस टाइम की सड़क नियोजन से मिलता जुलता है, लेकिन आज की सड़क व्यवस्था इस तरह की है कि यहाँ की बसावट को नीरस बना देती है। लेकिन उस समय की सड़क व्यवस्था ऐसी थी कि वो अपनी जगह पे थी, और जहां बन गई उस स्थान पर कोई मकान, महल या दूसरी नगर स्थापित नहीं होते थे। वो अपने आप में पहले से ही स्थापित स्थापित थी और एक ग्रिड प्लान में थी। तो उस समय की सड़कों की ये विशेषता है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी, सिंधु नदी बहती थी, मतलब कहाँ से, जो बौद्ध स्तूप बना हुआ था उससे 5 किलोमीटर दूर ही सिंधु नदी बहती थी। और चबूतरे के पीछे गढ़ था और उसके सामने उच्च वर्ग की मतलब धनिक लोगों की, बड़े लोगों की बस्ती थी। पूरब की इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, मतलब जो नीचे तबके के लोग थे, वो दक्षिण साइड में मिलते थे। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूती सामग्री के नहीं होंगे कि 5,000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियां दूर रही होंगी। ये भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई। तो 100 सालों में अभी तक, मतलब 1921 में खुदाई हुई थी, 21-22 में, 2020-21 आ गई, तो 100 सालों में ऐसा माना जाता है कि अब तक तो इस इलाके की 1/3 ही खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। हाँ, तो बच्चों आगे लेखक बताते हैं कि स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे, दाईं तरफ पर एक लंबी गली दिखती है, वहां गए तो वहां महाकुंड दिखाई देता है। और इसको मतलब महान स्नानागार बोलते हैं। सामूहिक स्नान यहाँ पर किया जाता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। तो जो महान स्नानागार है जिसमें एक साथ समूह में लोग नहाते थे, जैसे आजकल तीर्थ करने जाते हैं तो एक साथ नहाने जाते हैं, वैसे ही ये भी उस समय अ, मतलब एक तरह का पवित्र स्नानागार माना जाता है। देखो इसकी छवि आप देख सकते हैं, वहां पर सामूहिक स्नान किया जाता था। तो ये सिद्ध वास्तुकला का ये भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। ये पक्की ईंटों से बनाया गया था। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में
और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया। तो बाहर का पानी, गंदा पानी इसमें ना आ सके और कुंड का पानी रिस कर बाहर ना जा सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई। पार्श्व पार्श्व मतलब बगल की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है ना। तो इस तरह से ये इसकी व्यवस्था की गई है। फिर कुंड के पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। तो पानी जैसे गंदा हो जाता है तो नालियां बनाई गई हैं। और इनकी खासियत है कि ये पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी हुई भी है। तो ये नालियां खुली नहीं थी, उस समय की नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी और ढकी हुई थी। तो इस तरह से ये महान स्नानागार आपको दिखाया यहाँ पर। तो देखो, जल निकासी, जल को बाहर निकालने की ये सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। पक्की और आकार के समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। तो पक्की ईंटों से नालियों की व्यवस्था, पानी की निकासी के लिए नियोजित नाली व्यवस्था यहाँ की विशेषता बताई गई है। फिर महाकुंड के बाद ये गढ़ की परिक्रमा के लिए गए और कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता है, मतलब लोगों से जो कर लिया जाता था किसानों से, तो वो यहाँ पर जमा किया जाता था अनाज के रूप में। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों, हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले। तो मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ियों के भी सबूत मिले हैं कि वहां ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी तरह कोठार हड़प्पा में भी पाए गए। कोठार मतलब गोदाम, जिसमें अनाज भर के रखा जाता था। तो ये गोदाम मिले, ढुलाई के लिए बैलगाड़ियां मिली, ये सब साक्ष्य वहां पर पाए। तो अब ये जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं, उन्नत खेती भी थी। मतलब व्यापार तो होता ही था, जबकि उन्नत खेती भी होती थी। बरसों ये माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उनका आयात करते थे। मतलब लोग बाहर से अनाज खरीदते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुदाई में मिले साक्ष्यों से पता चला कि ये लोग खेती भी करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लेकिन आजकल कुछ विद्वान मानने लगे हैं कि ये खेतीहर मतलब किसानों की और पशुपालकों की सभ्यता थी। और लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुयातायात थी। मतलब ज्यादा औजार जो बनते थे वो पत्थरों के और तांबे के बनते थे। लोहे का प्रयोग ये लोग नहीं जानते थे। तो तांबे की खानें राजस्थान में भी मिली। इसके उपकरण खेतीबाड़ी में किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे। तो देखो, ये चकमक क्या है? ये एक तरह से उपकरण होते थे जो कि खेतों में काम करने के लिए प्रयोग में या फिर दूसरे कामों के लिए प्रयोग में किए जाते थे, जो कि कहाँ मिले? मिस्र और सुमेर की सभ्यता में। और यहाँ पर तांबे की, ये ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो तांबे के अवशेष राजस्थान में मिले। ये लोग लोहे को नहीं जानते थे। फिर यहाँ फसल कौन कौन सी है? कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। ये सभ्यता का तर युग था जो कि धीमे धीमे सूखे में बदल गया। फिर विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की भी उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर भी जमा करते थे, है ना। ये कपास के बीज तो नहीं, सूती कपड़ा मिला है, तो इससे पता चलता है कि कपास तो बोते ही होंगे। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना था जो खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। तो ये भी लेखक ने बताया कि किसको किसको क्या क्या खुदाई में सबूत प्राप्त हुए। और फिर इनको छाल्टी और ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे, मतलब ऊन है वो सुमेर से मिलती थी। शायद सूत उसको निर्यात होता हो, तो सूत यहाँ से जाता होगा और ऊन वहां से आती होगी। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप के सदियों को पता हुआ। परसंग वंश मेसोपोटामिया के शिलालेखों से मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआह शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है।
तो मोहनजोदड़ो के लिए मेसोपोटामिया में जो शिलालेख है, शिलालेख क्या होते हैं, पत्थरों पर जो लिखा हुआ होता है उसको शिलालेख कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के शिलालेखों से ये पता चला कि मोहनजोदड़ो को उस समय मेलुआ शब्द भी दिया गया था, प्रयोग किया गया है। तो ये मेलुआ शब्द आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नगर के लिए, कौन सी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, तीन तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। तो एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ज्ञानशाला बनाई गई है, तो बोलते हैं कि इसके एक बड़ा ही दालान था और जिसके 3 और बरामदे बनाए गए हैं और इसमें बीच खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय या सभा भवन कोई होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े तो ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हुई थी। तो गढ़ तो क्या ना बड़े टीलों पर बना हुआ था और ये छोटे टीलों पर बनी हुई थी, इसलिए इसे नीचा नगर कहा कहकर भी पुकारा जाता था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था, कहीं कहीं वे फिर जमीन में जा मिले। तो जो छोटे टीले थे एकदम वो जमीन के स्तर के बन गए, मतलब जमीन में ही मिल चुके थे। और बस्ती के कुएं लगता है कि जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। जैसे ईस्ट और वेस्ट होता है, तो ईस्ट की बस्तियों में धनिक लोग नहीं रहते, सामान्य वर्ग रहता है, जबकि वेस्ट में ज्यादा धनवान लोग रहते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में उल्टा था। वहां पूर्व में प्रतिष्ठित लोग रहते थे, रईसों की बस्ती थी वो, और पश्चिम में मतलब नीचे तबके के लोग रहते थे। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं, मोहनजोदड़ो की सभी खंडर को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उसके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहाँ पर है। ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब ये आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। तो 33 फुट चौड़ी होना मतलब सड़क देखने लायक है। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी और इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। यहाँ सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। तो ये सड़क बाजार की तरफ जाती थी और 33 फीट चौड़ी सड़क थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क के और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। तो सड़क की साइड किसी भी घर का मुंह नहीं है, पीठ दिखाई देती है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। तो ये जो मोहनजोदड़ो की बसावट की शैली थी, वही कार्बूजिए नामक व्यक्ति ने चंडीगढ़ में 50 साल पहले लागू की थी। वहां कोई भी घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। तो ये बताई उन्होंने सड़कों की विशेषताएं और वहां पर बसे घरों की विशेषताएं। फिर ढकी हुई नालियां, ये भी दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान गृह है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती हैं। होदी क्या होती है, जो मतलब कुंड टाइप का होता है, तो उसमें गंदा पानी गिर जाता है और नालियां पूरी ढकी हुई है। तो स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है कि उस समय स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग थे वहां के लोग, कि नालियां हमेशा पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी और ढकी हुई रहती थी। तो ये बताया है। फिर इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 से करीब कुएं थे। तो कुएं खोदने की प्रक्रिया भी मोहनजोदड़ो से ही शुरू हुई थी। नदी, कुएं, कुंड, स्नान गृह और बेजोड़ पानी निकासी, मतलब पानी निकालने का जो तरीका था उनका, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उनकी विशेषता मानी जाती है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि जल का बहुत अच्छे तरीके से नियोजन करते थे। तो क्या हम कह सकते हैं? ये देखो वहां कुआं जो बनाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, ऊपर साइड में बनाया गया है ऐसा ईंटों से।
बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि पश्चिम में घड़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम से वीएस हिस्सा है। मतलब ये इनके नाम से है। पहले हमने पढ़ा कि दीक्षित काशीनाथ के नाम से था, तो वो हिस्सा लेखक ने देखा, उसका भ्रमण किया। अब इधर का जो हिस्सा है वो माधव स्वरूप के नाम से है, वीएस हिस्सा जिसको बोला गया है। यहाँ रंगरेज का कारखाना बताते हैं जिसको लोग बड़े चाव से देखते थे। फिर यहाँ बताते हैं कि यहाँ सब घरों में स्नानगृह होते थे और 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है तो दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में 2-2 कमरे हैं और स्नानगृह सभी घरों में थे। इस तरह से वे बताते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है सब कुछ चौकोर और आयताकार था। और चौकोर और आयताकार में वो बताते हैं कि जैसे नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट, ये सब कुछ आयताकार या फिर चौकोर आकार में बने हुए थे। फिर छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका अर्थ ये लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, तो बड़े घरों में शायद नौकर चाकरों के लिए वो छोटे मकान बनाए होंगे, ऐसा जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं। फिर बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। मतलब आजकल जो घर बनाते हैं हम, उसके आगे छज्जा रहता है, तो वहाँ मोहनजोदड़ो के कोई भी घर के आगे छज्जा नहीं हुआ था। गर्म इलाकों में घरों में छाया के लिए ये आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए, शेर, हाथी, गेंडा। तो ये जो उनकी मोहर थी उसके ऊपर इनके चित्र थे। किसके? शेर, हाथी और गेंडा। तो क्या उस समय भी ये पशु होते थे? होते थे, तभी तो उनको मुहर पे अंकित किया गया ना। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले, कहीं भी नहर होने के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन ये पता चला वहाँ कुएं मिले तो कुओं से सिंचाई लोग करते थे, ऐसा अनुमान लोगों ने लगाया। फिर आगे बताते हैं कि बारिश उस काल में काफ़ी होती थी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में ये इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? तो क्या पानी की कमी हो गई थी जो कि कुओं का अत्यधिक इस्तेमाल करते थे? तो इस तरह का अनुमान इस नगर के बारे में लगाया जाता है। फिर आगे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़कियों के सामने से हम गुजरते थे तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। तो वो तो पूरे खंडर थे और वहाँ सूनापन था, लेकिन वहाँ साए साए की आवाज़ आ रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी जब लेखक वहाँ घूमने गए थे तब। आखिर है तो खंडर ही ना, सब कुछ खुला हुआ है वहाँ पर। अब कोई घर है नहीं, एक घर दूसरे से खुलता है, दूसरा तीसरे से, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। तो सब घर एक दूसरे, जैसे एक घर से निकले दूसरा घर खुल जाएगा, दूसरे से निकले तीसरा घर खुल जाएगा। तो ऐसे लगता था कि मानो कि पूरी बस्ती ही एक बहुत बड़ा घर है मिलकर, ऐसा लगता था। तो ये तो थी उनके घरों की विशेषताएं। अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन ये मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उनकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि ये एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। हर वक्त लगता है कि हम
आज भी मतलब कोई लोग यहाँ रहते हैं और उनसे मिलने हम आए हैं। आज भी उन ईंटों को देखकर ये एहसास होता है, एक चहलकदमी की आहट सुनाई देती है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। तो ये सब राजस्थान की भी विशेषताएं हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये सब मेल खाता है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा मतलब जैसलमेर की भूमि की। ये जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो वहाँ मोहनजोदड़ो में बसे जो घर थे उसमें लेखक टहल रहे थे, तो उनको जैसलमेर के पीले पत्थरों में जो घर बने हुए हैं उनकी याद आई। खूबसूरती में हर दम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। तो ये जैसलमेर की बात बता रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कूंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते जैसे हजारों साल पहले हुए थे। तो आज भी कई जगह वैसी बसावट है जैसे हजारों साल पहले घर बनते थे। तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी से बढ़ती जा रही, ठीक उसी तरह बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित होता है। तो बैलगाड़ी मिली, पहियों वाली गाड़ी भी मिली, ठोस पहियों वाली गाड़ी। दुल्हन पहली दफा इस बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी के आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ये ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होगा क्या। तो वो बताते हैं कि बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में पहले दुल्हन बैठकर आया करती थी। तो यहाँ बैलगाड़ी के भी निशान मिले हैं। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। तो खंडहरों से निकले और फिर वो देखने के लिए वहाँ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहर से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। जो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिली खंडहर में, उनको देखते देखते ही समय इतना बीतता जाता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो वहीं पर नज़रें टिक जाती हैं। फिर भी दूसरी चीज़ें भी देखनी थी इसके लिए। तो लेखक बताते हैं कि अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मतलब जो गिनती की गई मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीज़ें वो कितनी बताई हैं लेखक ने, 50,000 से भी ज़्यादा बताई हैं, ये ध्यान में रखना। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हुई हैं, पहुँची हुई हैं, सिंधु घाट सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसी के बर्तन, मुहरें, वाद चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चाक, चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। तो खुदाई के दौरान किसी ने चोरी कर लिए होंगे। जबकि पत्थर के औजार, तांबे के औजार, मर्दभांड, है ना, चाक, गोटियाँ, दिए, मापतोल, ये सब मोहनजोदड़ो में अजायब घर में रखे हुए हैं। एक खास बात यहाँ कोई महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं। औजार तो मिले लेकिन हथियार नहीं है। तो मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। तो आजकल तो हथियार के बिना कोई सरकार चलती ही नहीं है। सुरक्षा के लिए हथियार होने जरूरी है, लेकिन उस समय शायद शांति रही होगी, इसके लिए हथियारों की
आवश्यकता नहीं पड़ी। औजार तो मिलते थे लेकिन हथियार नहीं मिलते। तो वहाँ अनुशासन था, पर ताकत के बल पर नहीं, शांति के बल पर था। कोई सैन्य सत्ता शायद वहाँ नहीं थी, मतलब सैनिक शायद नहीं होंगे वहाँ पर। नगर नियोजन, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पे, पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं आदि में एक रूपता थी। और दूसरी बात यह थी कि सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग है। फिर बताते हैं कि दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजा प्रसाद मिले हैं, राजा प्रसाद मतलब महल नहीं मिले, और न ही मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। तो वहाँ मंदिर कोई भी नहीं मिले। और हमने देखा कि वहाँ लोहे के औजार नहीं मिले, मंदिर नहीं मिले, हथियार नहीं मिले। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी, और महत्ता अनुभव कराने वाली संस्कृति। मतलब छोटी चीज़ें थी, मुकुट एकदम साधारण था। तो उस सभ्यता को देखकर ये महसूस होता है कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लेकिन उसमें भी महत्ता का अनुभव होता है कि महानता थी वहाँ के लोगों में। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए समृद्ध शहर भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई, तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, जो दिखावा है वो इसमें नहीं था। इसके लिए इसको कई लोगों ने संपन्न सभ्यता नहीं माना, जबकि ये संपन्न सभ्यता भी थी। दूसरी वजह यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि कहीं भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए। फिर कला और सुरुचि का महत्व भी अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मर्द भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण उत्कीर्ण मतलब खोदे हुई आकृतियां, और खिलौने, केश विन्यास मतलब बालों को बनाने का अलग अलग तरीका भी था, आभूषण भी थे। सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। तो वो लोग कला और वास्तुकला में भी आगे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नगर नियोजन में ही आगे थे, उनकी कला भी देखने लायक थी। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। मतलब सौंदर्य का बोध होता है, हर चीज में कलाकारी दिखती है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। तो बड़े बड़े राजाओं द्वारा वो कलाकृतियां नहीं की गई थी, जबकि समाज के लोगों द्वारा ही वो कलाकृतियां बनाई गई थी। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिसमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा जाता है कि ये बारीक कसीदेकारी, मतलब वहां पर पता, इससे अनुमान होता है कि वो लोग कसीदेकारी भी करते थे। याद करिए, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। तो अजरक प्रिंट होती है एक, तो वो भी वहाँ देखने को मिली, सुई मिली, जिससे ये पता चल सकता है कि वहाँ कसीदेकारी करते थे। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुइये भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इससे शायद दरियां बुनी जाती थी। तो इस तरह से कलाकारी का भी एहसास होता है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई। अब खुदाई कार्य वहाँ पर नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पता कर पाए कि और क्या क्या उस सभ्यता की विशेषताएं रही हैं। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार मतलब नमकीय पानी और दलदल की समस्या पैदा हो गई। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो खंडहर मिले हैं और जिनमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, 50,000 से भी ज़्यादा, उनको बचाना ही अब तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। बाकी खुदाई कार्य तो अब बंद कर दिया गया है। अतीत में दबे पांव, इस पाठ के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे।
गत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और साथ ही आगे आने वाली परीक्षा में संभावित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अतीत में दबे पांव हम डिटेल में ये पाठ पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने समझा है। आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? प्रश्न का मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और साधन संपन्न थी, धनिक लोग रहते थे, लेकिन फिर भी दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था। वो कैसे? सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई। इस बात से सभी प्रभावित हैं कि वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। संभवतः यहाँ की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिली। दूसरा प्रश्न है, ये सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं और वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो इस कथन के पीछे लेखक का आशय ये है कि खंडहर होने के बाद भी पायदान बीते इतिहास का पूरा परिचय देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना एक बढ़िया रोमांच है। सिंधु घाटी की सभ्यता केवल इतिहास नहीं, बल्कि इतिहास के पार की वस्तु है। इतिहास के पार की वस्तु के इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर भी देखा जा सकता है। यह अधूरे पायदान यही दर्शाते हैं कि विश्व की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास कैसा रहा। तो ये CBSE 2015 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है कि जो कि 2012 और 13 लगातार पूछा गया था, 2 सालों में। ये प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन नहीं, धातु और पत्थर की। हाँ, तो बच्चों इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला का महत्व ज्यादा था। वो लोगों में वास्तुकला और नगर नियोजन और मूर्तिकला, मृदभांड, ये सब बनाने की उनकी कला बहुत ज़्यादा थी। तो मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। मतलब ये इतनी सारी कलात्मक जो दिखे, वहाँ के चीज़ें दिखी, उनसे ये साबित होता है कि वो कला में ज़्यादा माहिर थे, कला सिद्ध व्यक्ति थे, न कि राजपोष या धन पोषित उनकी रुचि थी, जबकि कला में ज़्यादा रुचि थी। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली या फिर जो भी निर्माण शैली के तत्व मिले, उन सभी से यही बात निकल कर आती है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी, ये व्यक्तिगत न होकर सामूहिक थी। इसमें न तो किसी राजा का प्रभाव था और न ही किसी धर्म का प्रभाव था। तो जो भी कलाकृतियाँ हुई वो कोई धर्म विशेष से संबंधित नहीं थी, न ही किसी राज्य विशेष से संबंधित थी, जबकि लोगों की अपनी रुचि के अनुसार कलाकृतियाँ हुई और खिलौने बने, मृदभांड जो बने, वनस्पति या पशु पक्षियों के चित्र बने। ये सब मतलब सामाजिकता दर्शाता है कहीं ना कहीं।
कोई न कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित वह सभ्यता नहीं थी। इन सब बातों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। जो ऊपर पड़ा प्रश्न लगभग उससे मिलता जुलता ही है कि सिंधु सभ्यता ताकत की सभ्यता नहीं थी, जबकि समझदारी से शासन व्यवस्था चलती थी। मतलब शासन व्यवस्था का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि समाज जो था समझदारी से चलता था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिंधु सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। अभी जहाँ भी कोई शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ हथियार भी मिलते ही हैं, लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखने ही पड़ते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के अवशेषों से मिले, मतलब खुदाई में जो भी तत्व मिले उनमें हथियार नहीं मिले, जबकि औजार जरूर मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर मतलब समझदारी से लोग रह लेते थे और किसी को किसी से किसी प्रकार का डर नहीं था। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में न तो भव्य राजा प्रसाद मिले हैं, राजप्रसाद मतलब महल को कहते हैं, तो न तो महल मिले हैं, न मंदिर मिले हैं, न राजाओं व महंतों की समाधियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिला नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद यहाँ ऐसा अनुशासन जरूर था जो नगर नियोजन, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुए था। इन आधारों पर विद्वान ये मानते हैं कि ये सभ्यता समझ से अनुशासित सभ्यता थी, न कि ताकत से। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा कि ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर ताकत दिखाने वाले न तो धर्म के कोई अवशेष मिले, न मंदिर के मिले हैं, न तो राजाओं के महलों के कोई अवशेष मिले। राजा का मुकुट मिला, वो भी बहुत छोटा सा। तो किसी प्रकार का राजा या राजतंत्र का या धर्म का कोई आडंबर नहीं मिला है, कोई दिखावा नहीं मिला और नहीं कोई ऐसे हथियार मिले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियां के अनछुए समय को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन पर भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ये सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। दस्तावेज मतलब प्रमाण होते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त खंडहर ये एहसास कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले कभी यहाँ बस्ती थी। ये खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। लेखक कहता है कि इस आदिम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, चाहे वह एक खंडहर ही क्यों न हो। किसी घर की देरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम जाते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुन झुन सुन सकते हैं। तो खंडहर होने के बाद भी ये सब एहसास आपको हो सकता है लेखक के अनुसार। तो इसलिए ये जो हैं खंडहर हैं, टूटे फूटे खंडहर हैं, इनके साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है एग्जाम में, और आपको समझदारी से अपने भावों को सम्मिलित करते हुए आपको लिखना है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर,
मैंने हर्षवर्धन के किले को नज़दीक से देखा है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ये बहुत बड़ा किला है जिसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना रखा था। अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वह थानेश्वर का राजा बना। इस किले के चारों ओर प्रत्येक कोने पर ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। इसके परकोटों पर खूबसूरत मीनाकारी की गई है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के रहने के महल के साथ ही कमरे बनवाए हुए थे। किले का मुख्य गुंबद बहुत ऊंचा था। इसके साथ ही एक मीना बाजार था जहां पर हर प्रकार का साजो सामान बिकता था। ये किला आज भी शांत भाव से खड़ा अपना इतिहास बताता प्रतीत होता है। तो इस तरह से आप भी कोई जगह को देखते हो, कोई दृश्य, कोई ऐसा स्थान जो कि उसकी तस्वीर आपके मन में हमेशा के लिए बन जाती है, उसका वर्णन आप इस तरह से लिख सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो कि 2009 में पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या फिर पक्ष में, तो आप क्या कहना चाहेंगे। लेखक ये कहता है कि वहाँ की जो निकासी व्यवस्था थी, नदी, कुएं और स्नानागार थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं जबकि जल संस्कृति थी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो आपको यहाँ प्रश्न उत्तर समझाने का उद्देश्य यही है कि उत्तर लिखते समय आप किस तरह शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करता है जो, वो आपसे प्रभावित होगा और शुरू से मतलब 1-2 लाइन पढ़कर ही उनको समझ में आ जाएगा कि आपका उत्तर लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है और पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हुए भी वह आपको पूरे अंक देगा। इसके लिए प्रश्न की शुरुआत हमेशा, उत्तर की शुरुआत हमेशा सोच समझकर अच्छे शब्दों से करनी चाहिए। तो निम्नलिखित कारण है, क्या क्या कारण है जल संस्कृति कहने के समर्थन में। ये सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी की बहुयात सिद्ध करते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार है। इस पंक्ति में 8 स्नानागार हैं जिसमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। जल निकासी के लिए नालियां और नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। ये ईंटों से ढके हुए हैं। आज भी शहरों में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है और मकानों में अलग अलग स्नानागार बने हुए हैं। मोहरों पर उत्कीर्ण पशु, शेर, हाथी या गेंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जल संस्कृति है और लेखक के मत से पूर्णतः सहमत है। फिर प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा होता है। तो ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी क्योंकि ये समूह में चर्चा करने वाला प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या प्राचीनतम काल में रंगाई का काम होता था। तो प्राचीन काल में भी रंगाई का काम होता था। लोग बड़े चाव से ये काम किया करते थे। आज भी मोहनजोदड़ो में एक रंगरेज का कारखाना मौजूद है। यहाँ जमीन में गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें रंगाई के लिए बर्तन रखे जाते होंगे। पश्चिम में ठीक गड्ढी के पीछे ये कारखाना मिला है। अतः इस बात को बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि प्राचीन लोग रंगाई का काम करते थे। तो इन साक्ष्यों से ये पता चलता है। फिर प्रश्न नंबर 10, खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या मिला।
मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीजें तो आज कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी हुई हैं। मुट्ठी भर चीजें यहाँ के अजायब घर में रखी हुई हैं, जिनमें गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, दो पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख हैं। इस प्रकार खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली, जिसमें से कुछ तो संग्रहालयों में चली गई, बाकी बचे चोरी हो गई। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तर्क सहित उत्तर दे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेखक के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। दूसरे स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान न तो राज प्रासाद ही मिले और न ही मंदिर, मतलब न तो कोई राजा के महल मिले, न ही कोई मंदिर मिले। यहाँ किसी राजा अथवा महंत की समाधि भी नहीं मिली। यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है, उसके मुकुट का आकार भी बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इससे छोटे सिरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इन लोगों की नावों का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी। तो कैसी सभ्यता थी, ये इसमें बताया गया है। फिर किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन से आधार हैं ऐसे जिनके बारे में हम कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था? क्योंकि वहाँ पर देखो, न तो कोई मूर्तियाँ मिली हैं, न राजा के महल मिले, न मंदिर मिले हैं। तो ये सब मिलते हैं तो कोई भी राज्य शासन की पहचान उससे पता चलती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली। देखिए उत्तर किस तरह से लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो में अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता, मतलब सैनिकों की सत्ता शायद यहाँ नहीं हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पो, पानी और साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि के में एकरूपता तक को कायम रखे हुए था। और दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है कि प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र, धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल और मंदिर, पिरामिड ये सब मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में न तो महल मिले और न ही मंदिर मिले। तो इस तरह से इसके दो तथ्य आप लिख सकते हो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में लेखक क्या बताता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे और बार बार इसका उत्तर समझेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्र मतलब तांबे की जो चीज़ें बनती थी, ऐसे युग से संबंधित है मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। तो ये कोई बड़े नगर की परिभाषा को लांघती है। इस तरह से इसका उत्तर है। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के कृषि उत्पादों तथा उद्योग के विषय में बताइए।
ये भी महत्वपूर्ण है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं, उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी, लिनन और ऊपन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे, शायद सूत उनको निर्यात होता हो। बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों तक हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। तो कृषि के बारे में कहा गया है कि कपास के बीज मिले हैं, लेकिन कपास तो नहीं मिली, लेकिन कपास के बीज मिले हैं, पर सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं और रंगाई छपाई ये सब होता था। कारखाने भी थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर एक लेख लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2009 और 2016, इस बार भी आ सकता है। तो मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, वे खुली व साफ थी। यहाँ सामूहिक स्नानागार मिले हैं। यहाँ पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियाँ पक्की व ढकी हुई थी। फोर्थ है, यहाँ खेती पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। और फिफ्थ है, हर नगर में अनाज भंडार घर की व्यवस्था थी। सिक्स्थ है, मोहरों पर उत्कीर्ण कलाकृतियाँ, आभूषण, सुगढ़ अक्षरों की लिपि आदि से कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है। और सेवंथ है, हर नगर में अनाज भंडार घर की व्यवस्था थी। एट्थ है, नगर सुनियोजित थे। तो इन सब विशेषताओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी। 18 प्रश्न, पर्यटक मोहनजोदड़ो से क्या क्या देख सकते हैं? मोहनजोदड़ो में क्या क्या देख सकते हैं? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। तो पर्यटक मतलब जो घूमने जाते हैं, वो मोहनजोदड़ो अगर जाएं तो वहाँ क्या क्या चीजें देख सकते हैं? सॉरी। पहला है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी बने हैं। सेकंड है स्नानागार। यहाँ पर 40 फुट लंबा तथा 25 फुट चौड़ा कुंड बना हुआ है। ये 7 फुट गहरा है। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर में 8 स्नानागार एक पंक्ति में है। इसमें एक तरफ 3 कक्ष हैं। और थर्ड है अजायब घर। यहाँ का अजायब घर छोटा ही है। यहाँ काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, दिए, तांबे का आईना, 2 पाटन वाली चक्की आदि मिले हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी अगर हम मोहनजोदड़ो जाते हैं तो। प्रश्न नंबर 19, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। मतलब इस पाठ का नाम अतीत में दबे पांव क्यों रखा? इस पाठ में लेखक ने मोहनजोदड़ो की यात्रा के समय के अपने अनुभवों के विषय में बताया है। लेखक यहाँ पर पहुंचकर पुराने सुनियोजित शहर की एक एक चीज का सिलसिलेवार परिचय करवाता है। ये उस सभ्यता के अतीत में झांक कर यहाँ के निवासियों और क्रियाकलापों को अनुभव करता है। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, स्नानागार, सभागार, अन्न भंडार, कुएं आदि के अलावा मकानों की व्यवस्था को देखकर लेखक महसूस करता है कि लोग अब भी वहाँ मौजूद हैं। उसे बैलगाड़ियों की ध्वनि सुनाई देती है। रसोई घर की खिड़की में झांकने पर वहाँ पकड़े भोजन की गंध आती है। तो इससे ये शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती के बारे में विस्तार से बताइए।
तो बड़ी बस्ती के बारे में लेखक कहता है कि बड़ी बस्ती के घर बहुत बड़े होते थे, इसी प्रकार इन घरों में आंगन भी बहुत खुले होते थे। इन घरों की दीवारें ऊंची और मोटी होती थी, जिस आधार पर कहा जा सकता है कि मोटी दीवारों वाले घर 2 मंजिल होते होंगे। कुछ दीवारों में छेद भी होते थे, यही संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल को उठाने के लिए शायद सातिरों के लिए ये जगह छोड़ दी गई होगी। सभी घर पक्की ईंटों के हैं, एक ही आकार की ईंटें इन घरों में लगाई गई हैं। फिर प्रश्न नंबर 21, अतीत में दबे पांव पाठ में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज भी नगर योजनाओं में किस प्रकार बेहतर थी? तो आज की नगर योजनाओं से बेहतर मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था को बताया जाता है। तो कारण क्या था, उदाहरण सहित बताओ। इस पाठ में लेखक के वर्णन से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अपने आप में अनूठी थी। ये आधुनिक नगरों से भिन्न थी। आजकल के नगरों की योजना में फैलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये विस्तार के बाद नगर योजना असफल साबित होती है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो यहाँ सड़कें चौड़ी व समकोण प्रकार की थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियां थी, हर जगह एक ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, हर घर में स्नानागार होता था, कुएं पक्की हुई एक आकार की ईंटों से बने हुए थे। अंतिम प्रश्न, आधुनिक विज्ञान ने प्राचीन शहरी निर्माण व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है, इससे अनेक सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। पाठ के आधार पर चर्चा कीजिए। तो आधुनिक शहर ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद आदि शहर ग्रिड शैली में विकसित किए गए हैं और ये आधुनिक प्रतिमान माने गए हैं, परंतु इन शहरों में स्वयं को विकसित करने की क्षमता नहीं है। ये एकाकीपन को बढ़ावा देते हैं। कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, हर तरह भव्यता दिखाई देती है। तकनीक का कमाल देखकर आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, परंतु वह सहज जीवन नहीं जी पाता। चमक दमक में पुराने मूल्यों को भूल जाता है। नियोजन के नाम पर सामाजिकता को नष्ट कर दिया गया है। विकसित देश तकनीक आदि के नाम पर पुराने शहरों की निर्माण पद्धति को पिछड़ापन करार देते हैं। पुराने शहर जल की निकासी, जल प्रबंधन, पर्यावरण, मानवीय संबंधों को देखते हुए विकसित हुए हैं और आज नए तरीकों के शहर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। परिणामतः बाढ़, सूखा, तापमान में बढ़ोतरी, प्रदूषण आदि से जूझना पड़ता है। तो ये है पुराने शहर व्यवस्था और आधुनिक शहर व्यवस्था। एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम ये लेसन बहुत हार्ड है, टफ लगता है, इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट करवाएं। तो कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों में जब साहस को सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। बच्चे, आपकी डिमांड पर आज का हिंदी वितान का चैप्टर नंबर 3 अतीत में दबे पांव लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लेसन को एमसीक्यूज के माध्यम से और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको शामिल किया गया है और उससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी और पाठ भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोठार किसके काम आता होगा? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। तो देखो, ये जो लेसन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और वहाँ जो जितनी भी चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वहाँ से जो जो सामान मिला है उस पर ये लेसन बनाया गया है। तो कोठार जो मिले वो किस काम आते होंगे? तो वो आते होंगे अनाज जमा करने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश, गौण नरेश। तो दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम जो कि मिली थी मोहनजोदड़ो से, उसका नाम रखा गया याजक नरेश। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई? तो ये इस्लामाबाद संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, लंदन संग्रहालय। तो ये दिल्ली संग्रहालय में रखी गई। हालांकि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है दोनों ही अभी पाकिस्तान में हैं।
मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? तो मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान प्रदेश का ख्याल आया। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? कुलधरा, कुलघड़ा, बुलधरा, शुभधरा। तो कुलधरा गांव की याद आई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में कम से अधिक 50,000 से भी अधिक संख्या में चीज़ें निकली थी। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा होता था? तो खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग काला होता था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज, अली बख्तावर। तो अली नवाज नाम था। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, नागर बोध। तो इसकी खूबी है सौंदर्य बोध। और इसकी एक और विशेषता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। इसकी जो बसावट है और बनावट है वो एक नगर की तरह थी, मतलब सुव्यवस्थित, और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण में काटती थी, और नालियों की जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही सुचारू ढंग से की गई थी। तो कह सकते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? तो लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया, कि समाज के लोगों द्वारा ही इसको सौंदर्य बोध बनाया गया था। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का, व्यापार का। तो सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। भग्न इमारत में कितने खंबे हैं? तो भग्न इमारत में 20 खंबे हैं। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया? दया काशीनाथ के, दीक्षित काशीनाथ के, धर्म काशीनाथ के, दयालु काशीनाथ के। तो दीक्षित काशीनाथ के नाम पर डीके हल्का नाम रखा गया। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अभी आधा मील बची हुई है। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। सोचिए आप, कितनी विकसित सभ्यता थी जहाँ पर 700 कुएं एक ही स्थान से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कपास की भी पैदावार होती थी, क्योंकि बिना कपास के तो सूती कपड़ा बन नहीं सकता। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? अतीत में दबे पांव, इस पाठ के रचयिता हैं ओम थानवी। ध्यान में रखना है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी 85,000 थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो आज से 5,000 साल पहले का है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो मुख्य सड़क की चौड़ाई 33 फीट है। आप सोचिए 33 फीट कितना चौड़ा होता है। तो इतनी मुख्य सड़क की जो चौड़ाई थी वो 33 फीट चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की, अजायब घर की। तो ये शोभा बढ़ा रहे हैं अजायब घर की। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप विद्यमान है। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। राखलदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो राखलदास बनर्जी सन 1922 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? तो ये पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? जो कि मतलब पुरानी चीज़ों से संबंधित होते हैं, जैसे खुदाई से या फिर कोई स्थल से
या फिर कोई वस्तुएं जो कि मिली हैं पुराने समय में, उनसे संबंधित होते हैं। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई? तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? तो दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट था वो कामगारों, मतलब जो मजदूर लोग थे, उनकी बस्ती मानी गई है। महाकुंड कितना फुट लंबा है? तो महाकुंड जो है वो 40 फुट लंबा है। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? 25 फुट चौड़ी है। तो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। महाकुंड की गहराई कितनी है? 7 फुट गहरा है। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? तो साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 प्रांत में कितने स्नान गृह हैं? तो उत्तर में 8 स्नान गृह हैं, स्नान घर हैं। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो कुंड के पानी के प्रबंध के लिए कुएं बनाए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं और आपकी एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्नों में से देखने को आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।